hydropower project on Chenab gets environmental clearance. The suspension of the Indus Water Treaty has added the momentum to the clearance process. Hello everyone, my name is Rishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy. Today we would be studying this entire topic from a UPSC prelims and mains point of view. Starting from the Environment Ministry's Apex Committee has granted fresh environmental clearance to the Sawalkote hydropower project on the Chenab river. Now this becomes a very important UPSC prelims fact. क्या पूछेंगे कि सावलकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे है? सो इट इज ऑन द चेनाब रिवर in the Ramban district of Jammu and Kashmir. This project is important because it is a first major hydropower project to get such environmental clearance following the suspension of the Indus Water Treaty with Pakistan. Now, because this project is situated on the Chenab River, we need to learn about the Chenab River as well. See, so Chenab River is a major tributary of the Indus River system. इंडस रिवर सिस्टम की मेजर ट्रिब्यूटरी है चेनाब. ठीक है, ये जो चेनाब रिवर है इट इज फॉर्म्ड बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ टू स्ट्रीम्स. वन इज चंद्र एंड अदर इज भाग. चंद्र और भाग के मिलकर चंद्र भाग बनती है विच इज अल्टीमेटली नोन एज चेनाब. ओके, देन इट फ्लोज थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स और यूनियन टेरिटरीज? सो इट इज फ्लोइंग थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश ऑल्सो. ठीक है, अब चेनाब रिवर के ऊपर कौन कौन से डैम सिचुएटेड है ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो यहाँ पे सलाल डैम है, देयर इज ऑल्सो अलाल डैम, देयर इज ऑल्सो बगली हार डैम. ओके, एंड देयर इज ऑल्सो सावलकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो कि अभी प्रपोज किया गया है. और क्या फैक्ट्स हो सकते हैं? लेंथ पूछ सकते हैं. सो 960 किलोमीटर की टोटल लेंथ है. कितना एरिया कवर करता है? तो दैट इज 61,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का ये एरिया कवर कर रहा है. 960 किलोमीटर्स की टोटल लेंथ है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट चेनाब रिवर. मूविंग ऑन, अब मैंने बोला कि सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी हैज गिवन मोमेंटम टू द क्लियरेंस प्रोसेस. सो व्हाट इज दिस इंडस वाटर ट्रीटी? सी, इंडस वाटर ट्रीटी 1960s में साइन की गई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक ने इस ट्रीटी को मीडिएट किया था. फाइन, सो इंडस वाटर ट्रीटी कौन दो देशों के बीच में साइन हुई थी? इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में. किसने मीडिएट किया था? इट वाज मीडिएटेड बाय द वर्ल्ड बैंक, इट वाज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक. अब इस ट्रीटी में क्या है? ये जो इंडस रिवर सिस्टम है उनकी जो रिवर्स हैं उनको बांटा गया है कि किसके कौन से देश के पास कितना हक होगा, कितना पानी यूज कर सकता है. ठीक है, सो द इंडस, झेलम एंड चेनाब, ये जो तीन वेस्टर्न रिवर्स हैं इसकी अल्टीमेट अथॉरिटी, एक्सक्लूसिव राइट्स किसको मिले हैं? पाकिस्तान को. इसके एक्सक्लूसिव राइट्स मिले हैं पाकिस्तान को. ओके, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर्स कौन सी हो गई? रवि, ब्यास एंड सतलज. ये जो ईस्टर्न रिवर्स हैं इनके राइट्स किसको मिले हैं? इंडिया को. गॉट इट? सो ऐसा बाइफर्केशन हुआ है. द ईस्टर्न रिवर्स किसके पास गई है? इंडिया के पास. सतलज, रवि एंड ब्यास, दीज आर द थ्री रिवर्स जिसके ऊपर राइट किसका है? इंडिया का. whereas the western rivers that is Indus, झेलम एंड चेनाब, उनके ऊपर एक्सक्लूसिव यूज ऑफ वाटर का राइट किसके पास है? इट इज विद द पाकिस्तान. ओके, सो इंडिया के क्या राइट्स हैं? ईस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकती है वाटर्स का. ईस्टर्न रिवर्स मतलब रवि, ब्यास एंड सतलज. उनके वाटर को, उसके पानी को, रवि के, ब्यास के, सतलज के पानी के को यूज करने का अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है इंडिया के पास ऑन द ईस्टर्न रिवर्स. लेकिन एक बात समझो, ये अगर अपन देखें ये डायग्राम, सो ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस हो गई, झेलम हो गई, चेनाब हो गई, ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं दे आर ऑल्सो पासिंग थ्रू इंडिया ओनली. तो क्या इंडिया कुछ भी यूज नहीं कर सकती उस पानी को?
नहीं, इंडिया कैन यूज द वाटर, ठीक है, ऐसा नहीं है, इंडिया कैन यूज द वाटर, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को यूज कर सकती है। क्या डैम्स बना सकती है? बड़े डैम्स नहीं बना सकती, लेकिन रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बना सकती है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड यूज है पानी का ऑन द वेस्टर्न रिवर्स। ये समझ आया? वेस्टर्न रिवर्स कौन सी हैं? इंडस, झेलम एंड चेनाब। इंडस, झेलम एंड चेनाब ICJ से याद कर सकते हो आप लोग, है ना। तो वो जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उनके ऊपर एक्सक्लूसिव राइट है पाकिस्तान का। इंडिया जो है वो कुछ अमाउंट का लिमिटेड यूज, दैट इज फॉर द नॉन कंजम्पटिव यूज के लिए इस पानी, इन वेस्टर्न रिवर्स के पानी को यूज कर सकती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर को यूज कर सकती है, ठीक है। पाकिस्तान के पास वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर के पानी को यूज करने के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। तो ये तो हो गई पूरी कहानी कि कैसे रिवर्स का बाइफर्केशन हुआ है, कौन कौन सी रिवर्स के पानी को यूज़ करेगा, कितना यूज़ कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी में दी हुई हैं, जिसमें वेस्टर्न रिवर्स गोज़ टू पाकिस्तान एंड द ईस्टर्न रिवर्स गोज़ टू इंडिया। अब जो वेस्टर्न रिवर्स है ना, आप इंडस देखो, झेलम देखो, चेनाब देखो, दीज आर मेजर रिवर्स, है ना। तो इफ़ वी सी 80% यूज जो है पाकिस्तान के पास जा रहा है, राइट, क्योंकि दीज आर मेजर रिवर्स, और जो अपनी रवि, ब्यास एंड सतलज हैं, दीज आर रिलेटिवली स्मॉलर रिवर्स एज कंपेयर टू द वेस्टर्न रिवर्स। सो इंडिया हैज बीन मैग्नानिमस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब ये इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, ओके। नाउ लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट करने में या डिस्प्यूट में भी प्रॉब्लम्स तो आ सकती हैं, राइट। सो पहली चीज़ तो इम्प्लीमेंट कौन करेगा इस ट्रीटी को? तो इसके लिए एक परमानेंट इंडस कमीशन बिठाया जाएगा, ओके। देयर वुड बी अ परमानेंट इंडस कमीशन टू इम्प्लीमेंट दिस ट्रीटी, ठीक है। लेकिन अगर डिस्प्यूट्स आए, हम लोग जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स हमने बनाए हैं, है ना, वेस्टर्न रिवर्स पे, तो पाकिस्तान उसे ऑब्जेक्ट करता है, बिकॉज नाउ द पाकिस्तान इज ऑब्जेक्टिंग to our projects that we have built on the western rivers। तो इसके चलते हुए जो है वो disputes arise हो सकते हैं। अब because of these disputes तो there has to be certain mechanism to resolve these disputes। तो क्या procedure है? That is also mentioned in the Indus Water Treaty। सो पहला लेवल ऑफ डिस्प्यूट्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डिस्प्यूट आता है, तो वो पहले फर्स्ट एड्रेस किया जाता है एट द लेवल ऑफ परमानेंट इंडस कमिश्नर्स। हर कंट्री अपना अपना परमानेंट इंडस कमिश्नर लाती है, अपॉइंट करती है, और उनके ही लेवल पे ये जो है वो ये डिस्प्यूट को एड्रेस किया जाता है। लेकिन स्टिल अगर डिस्प्यूट तो भी रिजॉल्व नहीं हुआ, तो उसके बाद जो है वो ये इंटर गवर्नमेंटल लेवल पे एस्केलेट होता है डिस्प्यूट, ठीक है। इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड एट द लेवल ऑफ परमानेंट इंडस कमिश्नर, देन दिस डिस्प्यूट इज एस्केलेटेड टू द लेवल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल लेवल, और एंड एक न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है। देन दिस न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो डिसीजन लेता है। लेकिन स्टिल अभी भी अगर डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, फिर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाया जाता है, ठीक है। अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट भी जो है वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाया, देन एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाया जाता है, ठीक है। एंड इसकी जो रूलिंग होती है वो फिर फाइनल होती है। तो सो दिस इज द ओवरऑल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, ओके। नाउ because Sawalkote hydro power project is on the western river, that is उसका exclusive right तो भाई पाकिस्तान के पास है, लेकिन इंडिया को इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर कुछ राइट्स हैं कि वो जो है जैसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स वगैरह बना सकती है ना। लिमिटेड यूज ऑफ वाटर है इंडिया के पास भी, तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये सावलकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इज ऑल्सो अ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे बहुत लार्ज स्टोरेज, वाटर का स्टोरेज नहीं हो रहा, इट इज जस्ट रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट। नाउ कुछ बेसिक फैक्ट्स, जैसे इसकी जो प्रपोज्ड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज 1856 मेगावाट,
ओके और जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा ये ईयरली 7,000 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मेकिंग इट वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द सावलकोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. नाउ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सी, अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बनाया जा रहा है, दैट मीन्स वो रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट मिलेगा. हमारी जो INDC टारगेट्स हैं, है ना, वो उनको जो है वो बूस्ट मिलेगा. हमारा जो टारगेट है ऑफ नेट ज़ीरो बाय 2070 उसको अचीव करने में ये हेल्प करेगा, राइट. हमारा जो टारगेट है ऑफ 50% ऑफ एनर्जी कंजम्पशन फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स उसको मीट करने में ये हेल्प करेगा. इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करेगा, राइट. एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा क्योंकि एनर्जी जनरेट कर रहा है ना. ऊपर से अगर इंफ्रा, बिकॉज डैम इज बीइंग बिल्ट, है ना, क्योंकि डैम वहाँ पे बन रहा है, दैट मीन्स कि वहाँ पे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वहाँ पे यूथ एम्प्लॉयमेंट होगी, है ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, इकोनॉमी डेवलप होगी. तो ये सारी चीज़ें हैं दैट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स. इट विल स्ट्रेंथन द एनर्जी सिक्योरिटी, क्लीन रिन्यूएबल पावर के साथ. देन डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा जम्मू एंड कश्मीर में, जॉब्स के थ्रू, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के थ्रू. हमारा स्ट्रैटेजिक लेवरेज भी तो इनहांस कर रहा है ओवर द वेस्टर्न रिवर्स, राइट. क्योंकि वेस्टर्न रिवर्स तो पाकिस्तान के पास है ना अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी, उनका यूज करने के राइट्स पाकिस्तान के पास है अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी. सो दिस वुड इनहांस अ स्ट्रैटेजिक लेवरेज ओवर द वेस्टर्न रिवर्स ऑल्सो. देन जम्मू एंड कश्मीर में क्या उसका प्रॉफिट बेनिफिट होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ आएगी, एनर्जी एक्सेस मिलेगा, हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंस है वो भी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोकल इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, राइट. And it is reflecting the India's shift towards maximizing its own rights under the Indus Water Treaty after suspension, because I have already told you India has been very magnanimous while it was signing the Indus Water Treaty, है ना. Western rivers का एक्सेस उसने पाकिस्तान को दे दिया. नाउ इंडिया इज रीविजिटिंग द इंडस वाटर ट्रीटी एंड दिस इज अंडरलाइनिंग द शिफ्ट ऑफ द इंडिया टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग इट्स ओन इंटरेस्ट, राइट. सो दिस बिकम्स वन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. चैलेंजेस क्या है? सी, कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आप बनाते हो, सो दैट मीन्स वहाँ पे जो है वो डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, वो उस लैंड को क्लियर भी करना पड़ेगा. सो लैंड का सबमर्जेंस होगा, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकती हैं कम्युनिटीज़ की. आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो यू नीड टू डिस्प्लेस द कम्युनिटीज़ फर्स्ट, राइट. फिर उसका फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, बिकॉज ऑफ द एस्केलेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो 22,000 करोड़ से एस्केलेट होके 31,380 करोड़ तक पहुंच गई है. तो देयर इज ऑल्सो फाइनेंशियल बर्डन, है ना. एक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है. जियोपॉलिटिकल रिस्क कैसे? सी, क्योंकि इंडिया इज मेकिंग दिस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर. पाकिस्तान वुड रेज ऑब्जेक्शंस ऑन दिस और इंटरनेशनली हल्ला करेगा कि देखो ये कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी के को वो नहीं कर रहे हैं. सो पाकिस्तान मे रेज ऑब्जेक्शंस इंटरनेशनली एंड दिस इज अ जियोपॉलिटिकल रिस्क. लेकिन इंडिया इज वेरी स्ट्रैटेजिकली ऑटोनमस, तो आई थिंक इट विल मैनेज इट, राइट. देन देयर इज ऑल्सो टेक्निकल रिस्क. टेक्निकल रिस्क क्या है? बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज मेड in the state of Jammu and Kashmir, in the Union Territory of Jammu and Kashmir, my bad, sorry. So it is made in the Union Territory of Jammu and Kashmir, and this Jammu and Kashmir is very seismically active area, है ना, टेक्टोनिक प्लेट बाउंड्री पे है. तो अगर कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बनता है, दैट मीन्स ये जो जगह है दिस वुड बी इवन मोर प्रोन टू अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, एंड दिस बिकम्स अ टेक्निकल रिस्क. Being a seismically active Himalayan region increases the risk of landslides, earthquakes, etc. So this is a technical risk. So conclusion क्या होगा? What is the conclusion? That this Sawalkote hydropower project clearance is a landmark decision with energy, development and strategic implications, right? It highlights the India's push for renewable energy,
renewable power and its evolving stance on the Indus Water Treaty. However, we need to balance development with environment sustainability and geopolitical stability. And that would be a key for the project's long-term success. Okay, so this was all from my side. I hope you understand the whole concept. Thank you everyone. Thank you very much.